स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के सामने मोदी चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, वीवीपैट से चुनाव कराने की जगह अचानक से महाराष्ट्र के अंदर एक नए तरीके का मशीन लगा दिया गया। 140 सीटों को लेकर हुई जोरदार तरीके के रातों रात बदलाव को लेकर कई सारे विवाद खड़े हो गए हैं। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर राहुल गांधी आज जा रहे हैं उसी इंदौर में जहां पर 17 लोगों की मौत के मामले को लेकर जोरदार तरीके का बवाल हुआ था और बीजेपी का नेता घंटा और अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों अब बीजेपी के नेता का हिसाब लेने पहुंच रहे हैं राहुल गांधी। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ बताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपने स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक को लेकर गांधी परिवार के व्यक्ति को पहली बार जिम्मेदारी दी है और इसके बाद एक नए तरीके का विवाद भी शुरू हुआ है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि महाराष्ट्र के बीएमसी के चुनाव जहां पर आज सुबह से लगातार बंपर वोटिंग चल रही है, 1 करोड़ से ज्यादा लोग वोट डालेंगे, ये परिवर्तन के लिए अपने घर से बाहर निकलेंगे और राठी अस्मिता के लिए पड़ेगा बंपर वोट और होगा परिवर्तन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में गुरुवार को मुंबई समेत 29 नगर निगम के चुनावों को लेकर मतदान होने जा रहा है। यानी आज सुबह से लगातार बंपर वोटिंग जारी है। दोस्तों मतदान के दौरान ईवीएम से जुड़ा एक ऐसा फैसला लिया गया जिसे लेकर जोरदार तरीके का विवाद खड़ा हो गया। दोस्तों आपको बता दें कि 1.5 करोड़ के आसपास मतदाता आज सुबह 29 महानगर पालिकाओं के अंदर वोट डाल रहे हैं, लेकिन बीएमसी का चुनाव सबसे ज्यादा जरूरी है। 227 सीटों पर जबरदस्त तरीके के इलेक्शन को लेकर नई अपडेटें सामने आ रही है, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जिससे लग रहा है कि चुनाव में कुछ ना कुछ बड़ा झोल करने की कोशिश की गई है। दोस्तों हुआ यह है कि अमूमन हर चुनाव में यह देखा जाता रहा है कि ईवीएम के साथ में एक मशीन अटैच की जाती है जिसका नाम वीवीपैट होता है। जब ईवीएम पर बटन दबाया जाता है तो वीवीपैट पर नजर आता है कि किस व्यक्ति को वोट दिया गया है, किस पार्टी को वोट दिया गया है और प्रत्याशी का नाम भी लिखा रहता है, फोटो भी लिखा रहता है। उसके बाद पेपर छपकर वीवीपैट के अंदर चला जाता है, यानी बैलेट पेपर जमा हो जाता है वीवीपैट में, जिससे बाद में क्रॉस चेक किया जाता है कि ईवीएम में पड़े वोटों की संख्या वीवीपैट की संख्या के बराबर है या नहीं है, एक तरीके से ज्यादा या कम। अगर बड़े स्तर पर होता है तो दोबारा से चुनाव तक करवाए जाते हैं और वीवीपैट की इसलिए जरूरत पड़ती है। और ऐसे में दोस्तों वीवीपैट की पर्चियों की गिनती होनी चाहिए जिसकी मांग लगातार की जा रही है। लेकिन अचानक से खबर सामने आती है महाराष्ट्र के बीएमसी और 29 नगर निगमों के चुनाव को लेकर कि अब वीवीपैट मशीन नहीं लगाई जाएगी बल्कि पीएडीयू मशीन लगाई जाएगी, यानी प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट लगाया जाएगा। जैसे वीवीपैट के अंदर एक रसीद निकलती है, किसको वोट गया है वो रसीद निकलकर बॉक्स में चली जाती है, वैसा पीएडीयू के अंदर नहीं होगा, यानी प्रिंटिंग ऑक्सिलरी डिस्प्ले यूनिट पीएडीयू में ऐसा नहीं होगा जिसे वीवीपैट की जगह पर लगाया जा रहा है। और इसमें कागज की कोई रसीद नहीं निकलेगी, केवल ये दिखेगा कि वोट किसको गया है। और अचानक से फैसला लिया गया कि बीएमसी के 140 सीटों के ऊपर वीवीपैट की जगह पीएडीयू मशीन यूनिट यूज की जाएगी। कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर राज ठाकरे की ओर से सवाल उठाया गया और बोला गया कि 140 सीटों के आसपास पीएडीयू मशीन लगाया जा रहा है और अचानक से ऐसा फैसला लिया गया है। इस बारे में कोई जानकारी पहले से नहीं दिया गया। अगर ये नियम बदलने थे और वीवीपैट की जगह पीएडीयू मशीन लगाने थे तो पहले बताना चाहिए था, उस हिसाब से हम लोग तैयारी करते और पीएडीयू मशीन के बारे में और जानकारियां इकट्ठा करते। लेकिन अचानक से ये फैसला लिया गया, वो भी 140 सीटों पर। इससे पता चलता है कि चुनाव आयोग हर कुछ हड़बड़ी में करता है और बिना पार्टियों को संज्ञान लिए हुए, जो साफ तौर पर चुनाव आयोग के काम करने के तरीके पर कई तरीके के गंभीर सवाल को जन्म देता है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें 17 जनवरी को राहुल गांधी इंदौर के दौरे पर जाने वाले हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से कई लोगों की मौत के मामले को लेकर राहुल गांधी इंदौर में पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 तारीख को अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इंदौर पहुंचने जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी सरकार के लोग राहुल गांधी को इंदौर जाने से भी रोकेंगे, जो अमूमन हर जगह पर जाने से रोका जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा जो अपशब्द बोले गए थे कैलाश विजयवर्गीय के द्वारा, जो पत्रकार को फटकार लगाते हुए फोकट और घंटा जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो उस पूरे मामले पर अब राहुल गांधी कहीं ना कहीं पूरा हिसाब किताब करने जा रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से सिलसिलेवार तरीके से पहुंचती रहे। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि गांधी परिवार के किसी सदस्य को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। प्रियंका गांधी के लिए ये एक ऐसा अवसर है जिसे वो अपनी ताकत के तौर पर साबित कर सकती है। असम के अंदर उनको स्क्रीनिंग कमेटी का हेड बनाया गया है। साथ में भूपेश बघेल और डीके शिव कुमार को भी जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में पत्रकार आदेश रावल कहते हैं कि हार हो या जीत हो, इससे ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस पार्टी में हेमंत विश्व शर्मा को हराने के लिए, हिमंता को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तत्परता से काम कर रही थी और इसीलिए प्रियंका गांधी जैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी दी गई। और वैसे भी प्रियंका गांधी जहां स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी संभालेंगी वहां पर जरूर टिकटों का बंटवारा इतने अच्छे तरीके से होगा कि नतीजे पूरी तरीके से बाद में कांग्रेस पार्टी के खाते में आते हुए दिखाई देंगे। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा अगर आप भी मानते हैं कि हिमंत विश्व शर्मा को चुनौती देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अच्छा कदम उठाया और प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का हेड पहली बार बनाया, यानी पहली बार गांधी परिवार का कोई व्यक्ति स्क्रीनिंग कमेटी में है। इससे पता चलता है कि असम को लेकर कांग्रेस पार्टी कितनी सीरियस है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें
केरल के 2026 के इस साल के होने वाले चुनाव में किसकी जीत होगी, इसे लेकर क्यूएनटी मीडिया प्री पोल सर्वे में दावा किया गया है। यूडीएफ यानी कांग्रेस पार्टी अलायंस को 102 से 108 सीटें मिल सकती है और 31 से 37 सीटों पर लेफ्ट गठबंधन आकर सिमट सकता है, जबकि एनडीए गठबंधन बमुश्किल अपना खाता खोल पाएगी। यानी क्यूएनटी प्री पोल सर्वे की ओर से यह दावा किया जा रहा है। केरला के अंदर हाल फिलहाल के अंदर हुए पंचायत और निकाय के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बंपर जीत हासिल की, जिसके बाद यूडीएफ गठबंधन की सरकार बनने की संभावनाएं काफी ज्यादा नजर आती है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि केरल परिवर्तन के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है तो चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी के असम के नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जूनियर के तौर पर काम करने वाले उपनेता गौरव गोगोई ने एक बड़ा बयान दिया है। गौरव गोगोई ने कहा कि पार्टी अगर हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ चुनाव लड़ने को कहती है तो वहीं से लड़ूंगा। यानी गौरव गोगोई पूरी तरीके से तैयार है कि पार्टी हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ उनको चुनावी मैदान में उतारेगी तो वो तैयार है लड़ने के लिए, और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी इस बार असम को लेकर जोर शोर से कर रखी है। अगर आप भी मानते हैं कि गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री पोस्ट का उम्मीदवार घोषित किया जाना चाहिए और सीएम पोस्ट का उम्मीदवार घोषित करने के बाद बीजेपी के नेता हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारना चाहिए, तब होगा आर पार का मुकाबला और मैसेज क्लियर कट जाएगा असम के अंदर की जनता पूरी तरीके से तैयार रहे। इस बार कांग्रेस पार्टी मजबूत विकल्प के साथ मैदान में कूद रही है, कोई आनाकानी नहीं, सीधा हिमंत बिस्व शर्मा को हराने के लिए हिमंता की सीट पर चुनाव लड़ने आए हैं गौरव गोगोई। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। किसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें तमिलनाडु में चुनावी सरगर्मियों के बीच में पोंगल के त्योहार अब सियासी हथियार बनता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले आधिकारिक पोंगल हैम्पर के अलावा अब डीएमके और एआईडीएमके की ओर से उनके नेताओं की ओर से व्यक्तिगत तौर पर अपने अपने इलाकों में लोगों को, खासकर जो मतदाता है, वोटर्स हैं, उनको बड़े पैमाने पर तोहफे बांटे जा रहे हैं। मकसद साफ तौर पर नजर आता है कि चुनाव से पहले मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की जा रही है। डीएमके और एडीएमके अपने लोगों को आगे भेजकर, नेताओं को आगे कर खासकर जिन नेताओं को पता है कि उनको टिकट मिलेगा, उन नेताओं ने अपने अपने इलाके के अंदर जमकर पोंगल के नाम पर यानी त्योहार के नाम पर महंगे महंगे सामान बांटने शुरू कर दिए हैं। जो सामान आजकल जमकर बांटे जा रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, उसमें कई तरीके के बर्तन है, कई प्लेट है, टम्बलर है, कटोरियां है और पैन बांटे जा रहे हैं। ऐसे कुकर के साथ साथ चूड़ियां, स्टील के कई बर्तन और अंगूर के साथ साथ ड्राई फ्रूट और इलायची भी वितरण किया जा रहा है। डीएमके के पूर्व मंत्री एसपी वेलू मड़ी ने थोंडा मुथूर क्षेत्र के अंदर 500 से ज्यादा स्थानीय क्रिकेट टीमों को क्रिकेट किट बांटा है और ये किट्स बैट, हेलमेट, बैटिंग ग्लव्स और गार्ड्स के साथ साथ कई और चीजें बांटी गई है। कुल मिलाकर चुनाव से पहले ये नेता आचार संहिता लगने से पहले जमकर पैसा बांट दे रहे हैं और सामान बांटकर जैसे तैसे लोगों के बीच पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और तमिलनाडु की राजनीति में हमेशा से सामान बांटने का एक ट्रेंड रहा है और जब तक चुनाव की घोषणा होगी, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाएगा यानी एमसीसी लागू किया जाएगा, उससे पहले तक ही इतने ज्यादा बंटवारे कर दिए जाएंगे, सामान वगैरह बांट दिया जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। डीएमके के प्रमुख एमके स्टालिन के साथ तनातनी के बीच में तमिलनाडु के दौरे पर राहुल गांधी ने एक तीर से 3 निशाने साधे हैं। अभिनेता से नेता बने थालापति विजय की फिल्म जन नायकन को राहुल गांधी का समर्थन मिला। उन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि जन नायकन मूवी जो थालापति विजय की मूवी है, उसे जानबूझकर बीजेपी वाले केंद्र में रोक रहे हैं, केंद्र की सरकार रोक रही है। तमिलनाडु के चुनाव से जोड़कर उन्होंने थालापति विजय की फिल्म का समर्थन किया है। दूसरी ओर थालापति विजय के जरिए स्टालिन को भी सियासी संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी ने की है। राहुल गांधी तमिल स्टार विजय की फिल्म का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि वो विजय के साथ में कहीं ना कहीं अब नजदीकियां दिखाना चाहते हैं और डीएमके को भी ऑफर कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि अगर डीएमके पार्टी कांग्रेस पार्टी को गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद 40 सीटें लड़ने के लिए नहीं देगी तो फिर कांग्रेस पार्टी दूसरे विकल्पों की तलाश कर रही है। और वैसे भी पुडुचेरी के अंदर कांग्रेस को अकेले दम पर मैदान में उतरना है, जीतना है और जीतने के लिए जरूरी है कि एक बड़ी और मजबूत तमिल पार्टी का समर्थन पार्टी को मिले। पिछली बार डीएमके के साथ चुनाव लड़े थे तो कुछ खास फायदा हुआ नहीं था, इसीलिए थालापति विजय को साथ में लेकर पुडुचेरी के अंदर सरकार बनाने की भूमिका में कांग्रेस पार्टी आ सकती है। कांग्रेस को लग रहा है कि अब थालापति विजय के साथ में जाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ पाएंगे और तमिलनाडु के अंदर अपना विस्तार तो होगा ही होगा, लेकिन पुडुचेरी के अंदर भी एक ऐसी स्थिति बन जाएगी जिसमें हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस बार जीते और अपने पुराने गढ़ को वापस ले ले। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार अपडेट पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें दोस्तों अब अखिलेश यादव की ओर से भी योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए काम करने वाले अधिकारियों को मैसेज भेजकर बताया गया है कि बीजेपी के साथ जो लोग जाते हैं भाजपा उनके साथ धोखा करती है। दरअसल हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर एएसपी अनुज चौधरी समेत 12 पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने के लिए संभल हिंसा में कोर्ट ने बड़ा आदेश जैसे ही जारी किया। अखिलेश यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब कोई बचाने नहीं आएगा, अब ये पक्षपाती पुलिस कर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1 जो कि है कि पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। और भाजपा का दूसरा फॉर्मूला है जिसे फॉर्मूला नंबर 2 बोला जाता है। बीजेपी किसी के सगे नहीं है, यानी भाजपा ही किसी के सगे नहीं है। एक तो यूज एंड थ्रो वाला है, दूसरा किसी से कोई भी दोस्ती निभाती नहीं है भारतीय जनता पार्टी।
उसको अकेले छोड़ देती है, केवल लाभ लेती है और बाद में अकेले छोड़कर बर्बाद कर देती है। ऐसा ही अब इस पुलिस वाले के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है, जिस अनुज चौधरी को एक हीरो के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही थी। योगी आदित्यनाथ ने भी कई बार तारीफ की और पहलवान बताते हुए एक्शन को हमेशा जस्टिफाई किया, लेकिन अब क्योंकि मामला दर्ज करने के लिए संभल हिंसा को लेकर बोला गया है और उस समय में ये डीएसपी की भूमिका निभा रहे थे, तो अब इनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और कोर्ट का आदेश है तो मानना पड़ेगा। आज नहीं तो कल प्रशासन के लोगों को और अखिलेश यादव ने इसी और तंज कसते हुए बताया कि अब इनको एहसास हो जाएगा कि बीजेपी दो आर्य सत्य के आधार पर चलती है, कि बीजेपी हमेशा से सबको धोखा देती है और समाज फिर बर्बाद के साथ साथ बीजेपी किसी के सगे नहीं है, भाजपा वाले किसी के सगे नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताकर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित अखलाक हत्याकांड मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई टाल दी गई है। आरोपियों द्वारा दायर की गई केस से ट्रांसफर याचिका पर बहस होनी थी, लेकिन आरोपियों के वकीलों ने कुछ अतिरिक्त दस्तावेज अदालत के अंदर जमा करने के लिए और समय की मांग कर दी, जबकि पीड़ित पक्ष की ओर से अखलाक के अधिवक्ता यूसुफ सैफी बहस के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपियों के वकील को स्पष्ट किया कि उन्हें अंतिम अवसर दिया जा रहा है। अगली सुनवाई की तारीख 22 जनवरी को तय की गई है। बताया जा रहा है कि 22 जनवरी को स्थानांतरण याचिका यानी ट्रांसफर एफिडेविट पर अंतिम सुनवाई की जाएगी और इस सुनवाई के बाद यह तय किया जाएगा कि अखलाक हत्याकांड का मुकदमा वर्तमान में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सौरभ द्विवेदी की फास्ट ट्रैक कोर्ट यानी एफटीसी में चलेगा या फिर इसे किसी अन्य अदालत में स्थानांतरित किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिससे पीड़ित पक्ष में नाराजगी देखने को मिल रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कोलकाता के हाईकोर्ट ने आईपीएसी यानी आईपैक के रेड मामले को लेकर बुधवार को टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। पार्टी ने आरोप लगाया था कि जांच के दौरान ईडी ने 8 जनवरी को आईपैक के आईटी हेड प्रतीक जैन के ऑफिस पर रेड मारकर कुछ कागजात जब्त किए थे। इस पर जांच एजेंसी के वकील एएसजी राजू ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि एजेंसी ने पार्टी दफ्तर से कुछ भी जब्त नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब ईडी ने कुछ भी जब्त न करने की बात की तो अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचता है, याचिका को खारिज किया जाता है। सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश एएसजी राजू ने कहा कि अगर कोई रिकॉर्ड जब्त किया गया है तो वह एजेंसी ने नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने किया है। ममता ने अपने साथ गैर कानूनी तरीके से फाइल लेकर गई है। हाईकोर्ट ने ईडी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई भी टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही याचिका लगाई जा चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सुनवाई होगी। कुल मिलाकर इस मामले पर एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लिए तगड़ा झटका ही है। आने वाले दिनों के अंदर फिर से सुनवाई होने वाली है। अलग मामले पर देखते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है। कुल मिलाकर तृणमूल कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बीजेपी को छोड़ने को तैयार नहीं है और चुनाव आयोग, ईडी और बीजेपी तीनों के तीनों तृणमूल कांग्रेस के निशाने पर है। साथ साथ दोस्तों संतोष उर्फ सतुआ बाबा आजकल काफी ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इनको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अलग अलग तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज के डीएम के सतुआ बाबा के आश्रम में जाकर रोटी बनाने को लेकर फटकार लगाई थी। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि सतुआ बाबा के साथ में रोटी पलटना बंद करो और विकास के काम में जुट जाओ। यानी डीएम को फटकार लगा रहे थे और सतुआ बाबा को लेकर जो निशाना केशव प्रसाद मौर्य साध रहे थे, इससे योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में चल रहे विवाद के तौर पर देखा जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य का सतुआ बाबा पर निशाना साधना, क्योंकि सतुआ बाबा योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी है। दोस्तों अभी माघ मेले में योगी आदित्यनाथ जब स्नान करने के लिए नहाने के लिए गए थे, तब योगी आदित्यनाथ की सारी फोटो में सतुआ बाबा दिखाई दे रहा था और सतुआ बाबा योगी आदित्यनाथ का करीबी है। ये भी उत्तराखंड का रहने वाला है। जो जानकारियां हैं दोस्तों, ऐसे में संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा एक और डिफेंडर गाड़ी लेकर घूमता है, दूसरी और पोर्शे गाड़ी लेकर घूमता है और ऊंट पर बैठा हुआ नजर आता है, कभी चार्टर प्लेन के अंदर नजर आता है। और प्रयागराज के माघ मेले में सबसे बड़ा शिविर भी इसकी का लगा हुआ है, जिसमें योगी आदित्यनाथ आकर रुके थे। यानी शिविर में भी इसका दबदबा है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ का करीबी ये व्यक्ति इस पर केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा निशाना साधना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत देता है कि सतुआ बाबा की राजनीति में कुछ ना कुछ ऐसी पकड़ है दोस्तों, जिसे लेकर दो नेताओं में आपस में इसे लेकर विवाद है। अगर आप भी मानते हैं कि ये बार बार योगी आदित्यनाथ के आसपास दिखाई देता है, जबकि केशव प्रसाद मौर्य डीएम को समझा रहे थे कि सतुआ बाबा के पास ज्यादा रोटी बनाने के लिए मत जाओ। यानी रोटी बनाते हुए डीएम कहीं ना कहीं सतुआ बाबा को खुश करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पता है कि योगी आदित्यनाथ के करीबी है। ऐसे में आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों इस बाबा के बारे में। साथ साथ दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के बयान को लेकर दर्ज किए गए केस के मामले में जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार आतिशी ऑडियो वीडियो मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर ने पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव और स्पेशल डीजीपी साइबर क्राइम और जलंधर पुलिस के कमिश्नर के द्वारा विशेष अधिकार नोटिस पर स्पीकर के इस फैसले के बाद मामले में सख्ती बढ़ गई है और संबंधित अधिकारियों को जल्द जवाब देने के लिए दबाव बढ़ गया है। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। गौरतलब है कि डीजीपी गौरव यादव, साइबर क्राइम के स्पेशल डीजीपी वी
नीरजा और जलंधर के पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर को दिल्ली विधानसभा ने जवाब देने के लिए 72 घंटे का टाइम दिया था। बता दें कि इससे पहले 24 घंटे के भीतर जवाब देने के लिए बोला गया था। वहीं पर पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को पत्र लिखकर मामले की पूरी जानकारी जुटाने के लिए 3 दिन का समय मांगा था। गौरतलब है कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद मंत्री कपिल मिश्रा सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर करते हैं, जो मीडिया सामने आता है उसके अंदर फर्जीवाड़े की जानकारी मिली और पंजाब पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद दिल्ली विधानसभा ने अपने मेंबर कपिल मिश्रा, जो कि एक मंत्री है और दिल्ली विधानसभा का मेंबर भी है, तो उसको प्रोटेक्शन देते हुए पंजाब पुलिस के द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर पंजाब पुलिस के अधिकारियों को तलब कर लिया गया। अब देखना यह होगा कि क्या विधानसभा के द्वारा बुलाए जाने के बाद पुलिस कमिश्नर जाएंगे या पुलिस के आला अधिकारी जाएंगे मुलाकात करने के लिए दिल्ली विधानसभा के अंदर। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें भाजपा ने करीब 1 महीने पहले तिरुवनंतपुरम के नगर निकाय के चुनाव में जीत हासिल की थी। ये पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की, लेकिन अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव में मिली हार के बाद भाजपा निकाय चुनाव में बहुमत से दूर हो गई है। हालांकि अभी भी बीजेपी के पास एक उम्मीद है कि निर्दलीय पार्षद का समर्थन उसे मिल जाएगा। तिरुवनंतपुरम के अंदर नगर निगम के अंदर चुनाव होते हैं, यानी उपचुनाव होते हैं वजिगम सीट पर, और इसमें कांग्रेस पार्टी के अलायंस यानी कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीत जाते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार के चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस का आंकड़ा 20 पहुंच जाता है। भारतीय जनता पार्टी जो 50 के आंकड़े पर अटक चुकी है, पहले उसको 2 निर्दलीय का समर्थन था तो वो 52 तक पहुंच गए थे और 101 में से 52 सीटों का समर्थन मिलना यानी मेजोरिटी का नंबर पार कर जाना था। लेकिन बाद में अब क्योंकि 2 निर्दलीय में से एक जगह पर मृत्यु के बाद उपचुनाव कराए गए और जिस सीट पर उपचुनाव कराया गया वहां पर कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया, तो अब बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए केवल एक निर्दलीय बचा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी 101 में से मात्र 50 सीटों पर है, यानी बहुमत का आंकड़ा 101 के हिसाब से तकरीबन 51 होना चाहिए और बीजेपी के पास 50 है और एक निर्दलीय के सपोर्ट से भाजपा सरकार चला रही है। और वो निर्दलीय अगर पलटी मारेगा तो बीजेपी का मेजोरिटी का नंबर अपने आप कम हो जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर तिरुवनंतपुरम के नगर निकाय को पूरी तरीके से हंग घोषित कर दिया जाए और यहां पर मेयर के पोस्ट को ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो एक साथ विरोध करके बीजेपी की सरकार यहां गिरा देगी, मेयर को हटवा देगी भाजपा के अगले साल जो चुनाव होंगे। तो लेकिन क्या अगला मेयर कोई और बन पाएगा, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भाषण दे रहे थे और भाषण के दौरान प्रधानमंत्री रामायण और महाभारत को कहानियां बताते हैं। नरेंद्र मोदी ने रामायण को काल्पनिक कहानी बता दिया और इस मामले पर अब लोगों ने निशाना साधना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी पर और बोला कि ये जो नरेंद्र मोदी महाभारत और रामायण को कहानी बता रहे हैं, अगर विपक्ष के किसी नेता ने ये बोल दिया होता तो बीजेपी वाले उसके पीछे पड़ गए होते, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। हमने कहा होता तो अब तक बवाल हो गया होता। कांग्रेस पार्टी के समर्थक ने भाजपाइयों को निशाने पर लेते हुए ये बात कही है। अगर आप भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने काशी के अंदर कॉरिडोर बनाने के लिए जमकर मंदिर तोड़े, ऐसे ही अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने के नाम पर जमीनों को औने पौने दाम में बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं ने खरीदा और आम जनता से जमीनें जबरदस्ती खरीदी गई और आम जनता पूरी तरीके से परेशान रही। इसीलिए अयोध्या के अंदर जनता ने बीजेपी को हरा दिया था। यानी धार्मिक नाम पर बीजेपी वाले कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को फायदा पहुंचा रहे और बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रहे हैं और नरेंद्र मोदी पर इसीलिए निशाना साधा जा रहा है, जो रामायण और महाभारत को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अभी कहानी बता रहे हैं। सोनिया गांधी जी को लेकर बीजेपी के लोग निशाना साधते हुए कहते हैं कि उनकी सरकार के टाइम में एफिडेविट दिया गया था कि राम काल्पनिक है और आज तक बीजेपी वाले इसकी आलोचना करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी रामायण और महाभारत को कहानी बता रहे हैं तो उन नेताओं के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि देश के अंदर हिंदू धर्म को हिंदुत्ववादियों से ही सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं, सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें हिमाचल प्रदेश के आईएएस अधिकारी और आईपीएस मंत्री के बयान पर भड़के विक्रमादित्य के साथ ड्यूटी देने से इंकार कर दिया गया। अधिकारियों के द्वारा यूपी बिहार के अफसर वाले बयान को लेकर विवाद जारी है। हिमाचल प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी ने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को लेकर निशाना साधा है। दोस्तों, राज्य की आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन के द्वारा मंत्री विक्रमादित्य सिंह के यूपी बिहार के अफसरों के शासक बनने वाले बयान पर नाराजगी जताई है। दोनों एसोसिएशन यानी आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मंत्री के साथ किसी भी आईपीएस अधिकारी को ड्यूटी पर ना लगाया जाए। मंत्री ने विवादित बयान दिया और आईएएस और आईपीएस को लेकर बोला कि यूपी और बिहार के बड़े बड़े अधिकारी हिमाचल प्रदेश को कब्जा कर रखा है, हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े प्रशासनिक पोस्ट पर पहुंच चुके हैं। एसोसिएशन ने स्पष्ट कहा है कि मंत्री का बयान कृत्रिम और अवांछनीय है और ये हिमाचली और गैर हिमाचली का विभाजन बढ़ाने के प्रयास के तहत दिया जा रहा बयान है। यानी क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर 2 तरीके की ब्यूरोक्रेसी चलती है, एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज है दोस्तों, जिसमें आईएएस आईपीएस देश भर से चुनकर आते हैं, और दूसरा हिमाचल प्रदेश की खुद की ब्यूरोक्रेसी है और दोनों में कुछ ना कुछ विवाद
विवाद चलता रहता है। बड़े बड़े अधिकारी जो पोस्ट पर रखे जाते हैं वो कौन बनेंगे, क्या वो IAS IPS बनेंगे या फिर राज्य का जो अधिकारी जो कई सालों से लगातार काम करता है राज्य के ब्यूरोक्रेसी में उसको आगे किया जाएगा। इसे लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है हर राज्य के अंदर। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मंत्री के द्वारा बयान देना कहीं ना कहीं एक नए तरीके के मुद्दे को भड़काने और हिमाचली वर्सेस गैर हिमाचली का मुद्दा आगे बढ़ाने की बात है और इसीलिए IAS और IPS एसोसिएशन की ओर से जोरदार तरीके का विरोध किया गया है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का। जय हिंद जय भारत। बहुत